सभी स्टूडेंटों का जीरो टू हीरो लेवल फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम 11 का चैप्टर भौतिकी जगत चालू करने जा रहे हैं और जिसको जिन भी स्टूडेंटों को फिजिक्स पढ़ने में कठिनाई होती है, मैं मात्र 30 दिनों में फिजिक्स सिखा कर रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। जो हिंदी भी पढ़ना जानते हैं वह भी फिजिक्स पढ़ेंगे, यह मेरी गारंटी है। आप लोग सिर्फ 11 के क्लास पर बने रहिए और मैं फिजिक्स का एनसीईआरटी के प्रत्येक टॉपिक को एकदम सरलता से हल करूंगा, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल। जीरो लेवल का तात्पर्य एकदम नीचे से हल करूंगा, जहां से आप लोग अच्छे से समझ जाए। क्योंकि ये भाषा का चैप्टर है, भौतिकी जगत एक भाषा का चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर है वहां से आप लोग 30 दिनों में, वहां से हम बता देंगे कि 30 दिनों में आप फिजिक्स पढ़ना सीख जाएंगे, मेरी गारंटी है। और 30 जो वीडियो आप लोग देखिएगा तो फिजिक्स को आप अच्छे से रफ टफ करके पढ़ लीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। आज हम 11 का चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड भौतिकी जगत चालू करने के लिए जा रहा हूं और एनसीईआरटी आधारित सभी टॉपिक को एनसीईआरटी आधारित पढ़ाऊंगा। जो एनसीईआरटी का आपका सिलेबस है और आज जो कंपटीशन के दौर में एनसीईआरटी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, इसीलिए सभी स्टूडेंट एनसीईआरटी को पढ़े और एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन में आता है, आईआईटी हो, नीट हो, एनडीए हो या पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, जो भी आप कंपटीशन के एग्जाम में जाएंगे तो एनसीईआरटी आधारित रहेगा। तो आज हम लोग ये, चूंकि ये भाषा का चैप्टर है, भाषा लिखने के लिए हम आप लोगों को समझा देंगे। सिर्फ भाषा लिखना एक कला विज्ञान कहलाता है। जिसके पास अब कला है, कला विज्ञान है, जिसके पास कला है वह भाषा को लिख लीजिएगा, उसके अनुसार समझाएंगे। यह चैप्टर उतना अच्छा पढ़ने में नहीं लगेगा क्योंकि ये भाषा का चैप्टर है। आगे जो इसके बाद आने वाला चैप्टर है वहां से जब हम फिजिक्स पढ़ाएंगे और फिजिक्स के शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है वहां सिखाएंगे, तो आप लोग को पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। आज फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले हम जानेंगे साइंस, विज्ञान का परिभाषा। विज्ञान कहते किसको है? तो जैसे आप कोई भी चीज का उदाहरण लीजिए, उसका जो क्रमबद्ध या लगातार जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्रमबद्ध का श्रेणी तरीके से एकदम अच्छे तरीके से शुरुआत तरीके से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को क्रमबद्ध या लगातार ज्ञान कहा जाता है। क्रमबद्ध किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध या लगातार ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। देखिए क्रमबद्ध ज्ञान, जैसे मान लिया जाए हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानना चाहते हैं तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर, ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, ट्रांसफार्मर की बनावट कैसी होती है, ट्रांसफार्मर करता क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाता या घटाता है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य विधि क्या है, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, ये सभी चीज के बारे में, इसके बारे में यदि हम ज्ञान लगातार क्रमबद्ध जो ज्ञान प्राप्त कर लिए, यही विज्ञान कहलाता है, यही विज्ञान कहलाता है। ऐसे आप आप लोग मोबाइल बहुत सभी चलाते हैं, तो मोबाइल में कितने पार्ट पुर्जा है, सबका कार्य क्या है, सबका सिद्धांत क्या है, यदि आप इसका लगातार ज्ञान प्राप्त कर लिए तो आप मोबाइल बना लेंगे। तो ब्रह्मांड में किसी भी चीज, कोई भी एक चीज का, चाहे मोबाइल हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ, है ना, कुंडली हुआ, उसके बाद जनरेटर हुआ, पंखा हुआ, कोई भी चीज के बारे में, कोई भी चीज के बारे में जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी का नाम विज्ञान दिया गया है। विज्ञान किसको कहा जाता है? देखिए साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? साइंस ये कला, भाषा में कला है। पकड़िए साइंस जो शब्द है, साइंस शब्द आया कहां से? तो ये ग्रीक वर्ड
ग्रीक शब्द साइनका से लिया गया है। साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक एक शब्द है और ग्रीक वह शब्द क्या है? साइनका। साइंस की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइनका से हुआ है और साइनका का अर्थ होता है टू नो। साइनका का अर्थ होता है टू नो। साइनका का अर्थ होता है टू नो, जानना, टू नो जानना। तो इसी में इसका परिभाषा लिखा। साइनका का अर्थ होता है टू नो, तो उसी प्रकार साइंस का भी अर्थ होता है टू नो जानना। तो किसी भी चीज, किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज है, किसी भी चीज के बारे में लगातार एवं क्रमबद्ध जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड साइनका से हुई है। साइंस शब्द, यहाँ भाषा कला पकड़िए लिखना। साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड साइनका से हुई है, जिसका साइनका या साइनका का अर्थ होता है टू नो। टू नो का अर्थ हुआ क्या? जानना। तो कोई भी चीज के बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वही साइंस कहलाता है। साइंस 3 प्रकार के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। साइंस 3 प्रकार के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी। तो फिजिक्स में जो हम सीखते हैं कोई भी नेचर, फिजिक्स का अर्थ ही होता है नेचर। नेचर का अर्थ क्या हुआ? प्रकृति। प्रकृति के बारे में जो गहन अध्ययन करते हैं उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। तो पहले हम ये सीखना है साइंस। साइंस है क्या? ब्रह्मांड में किसी भी चीज के लगातार एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। और साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइनका से हुई है और साइनका का अर्थ होता है टू नो जानना। समझ गए होंगे? तो विज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्मांड में किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध एवं लगातार ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। ब्रह्मांड में किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध एवं लगातार ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान साइंस 3 प्रकार के होते हैं। साइंस 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला आपका फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा जो साइंस का पार्ट होता है वह बायोलॉजी। और सभी साइंस का शब्द पढ़ने से ही पता चल जाता है कौन सा शब्द किस विज्ञान से रिलेटेड है, कौन से शब्द के बारे में लगातार एवं क्रमबद्ध ज्ञान को कौन विज्ञान देगा। फिजिक्स का वर्ड अलग होता है, केमिस्ट्री का वर्ड अलग होता है, बायोलॉजी का वर्ड अलग होता है। सिर्फ फिजिक्स के वर्ड में आप लोग 9 में आप लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा वर्ड पढ़ेंगे। विस्थापन, दूरी, चाल, वेग, बल, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, आघूर्ण, ये सभी जो शब्द है फिजिक्स का है। और ये सभी शब्द के बारे में लगातार एवं क्रमबद्ध ज्ञान फिजिक्स ही देता है। इसीलिए इसको फिजिकल क्वांटिटीज कहा गया है। केमिस्ट्री का वर्ड है परमाणु, अणु, है ना, एथेन, मेथेन, ये सभी के बारे में क्रमबद्ध एवं लगातार ज्ञान कौन विज्ञान देता है? केमिस्ट्री। बायोलॉजी का शब्द जो होता है कोशिका, उत्तक, बड़ी आंत, छोटी आंत,
परपोषी, समपोषी, ये सभी शब्द के बारे में पढ़े होंगे। तो ये सभी शब्द की जो जानकारी हमको कौन विज्ञान देता है, बायोलॉजी। और ये सभी शब्द के बारे में लगातार एवं क्रमबद्ध जो ज्ञान प्राप्त कराता हुआ बायोलॉजी कहलाता है। इसीलिए साइंस को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। तो साइंस कहा किसको जाता है? ब्रह्मांड में किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध एवं लगातार ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अब साइंस का जो परिचय, साइंस विज्ञान, साइंस शब्द ग्रीक शब्द साइन का, साइंस शब्द की उत्पत्ति, वो साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द साइन का से हुई है। और साइनिका का अर्थ होता है, साइनिका का अर्थ होता है टू नो, टू नो अर्थात जानना। तो साइंस का अर्थ ही होता है टू नो, जानना। तो जानना क्या? किसी के बारे में जो लगातार क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं या जानते हैं कोई भी चीज के बारे में क्रमबद्ध लगातार ज्ञान को, उसी को विज्ञान कहा जाता है। ये साइंस साइंस शब्द से ही पता चल जाता है। तो ये आप लोग सीख चुके होंगे। आप ये लिख भी लीजिएगा अपने से। साइंस विज्ञान क्या? ब्रह्मांड में किसी भी चीज के लगातार एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस 3 प्रकार के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी। और साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड साइनिका से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो क्या? जानना। अब हम लोग सीखेंगे भौतिकी। साइंस 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जान चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब फिजिक्स है क्या, इसके बारे में सीखना है। देखिए, इसके हिस्ट्री पर पहले चलिए तो थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, जिसके बाद अपने से परिभाषित कर लीजिएगा। फिजिक्स जो शब्द है, फिजिक्स शब्द का जो उदय हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, वह फूजिक नामक ग्रीक शब्द से। ये भी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फूजिक ग्रीक शब्द से हुई है, जिसे बाद में नाम बदलकर फूजिक किया गया, स्पेलिंग को बदला गया। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फूजिक ग्रीक वर्ड से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फूजिक ग्रीक वर्ड हुई है, जिसे बाद में फूजिक नाम दिया गया। फिर इसके बाद फिजिक्स से इसका नाम फिजिक्स रखा गया, फिजिक्स से इसका नाम फिजिक्स रखा गया। और फिजिक्स का अर्थ होता है नेचर, प्राकृतिक। फूजिक का अर्थ होता है फूजिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। तो प्रकृति और उसके घटनाओं के बारे में जो शास्त्र प्राकृतिक और उसके घटनाओं के बारे में वर्णन करता है, उसी को फिजिक्स कहा गया। फिजिक्स शब्द ग्रीक शब्द फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड फिजिक्स से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड फिजिक्स से हुई है, जिससे बाद में नाम बदलकर
फिजिक रखा गया और फिजिक के बाद इसका नाम बदलकर फिजिक्स रखा गया। और फिजिक्स का अर्थ होता है नेचर, प्रकृति, नेचर प्रकृति। तो प्रकृति एवं उसके घटनाओं के बारे में जो विज्ञान वर्णन करता हो, प्रकृति एवं उसके घटनाओं के बारे में जो विज्ञान वर्णन करता हो, उसी को फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति एवं उसके घटनाओं का वर्णन करता है। विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति एवं उसके घटनाओं के बारे में वर्णन करता है, फिजिक्स कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति एवं उसके घटनाओं के विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति एवं उसके घटनाओं के बारे में वर्णन करता हो, उसे फिजिक्स कहते हैं। घटनाओं को फिजिक्स कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति एवं उसके घटनाओं के बारे में वर्णन करता हो, उसे फिजिक्स कहते हैं। फिर एक बार देखिए, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फिजिक्स से हुई है। इसके बाद इसका नाम बदलकर फिजिक किया गया, उसके बाद इसका नाम बदलकर फिजिक्स किया गया। और फिजिक्स का अर्थ होता है नेचर, फिजिक्स का अर्थ होता है नेचर या प्रकृति। तो विज्ञान की वह शाखा, फिजिक्स विज्ञान की शाखा, विज्ञान की 3 शाखा होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति एवं उसके घटनाओं के बारे में वर्णन करता है, फिजिक्स कहलाता है। अब इसी को भाषा में डाल दीजिए। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फिजिक्स से हुई है, जिससे बाद में नाम बदलकर फिजिक्स किया गया। इसके बाद इसका नाम बदलकर फिजिक्स किया गया और जिसका अर्थ होता है नेचर। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्रीक वर्ड फिजिक्स से हुई है, फिजिक्स से हुई है, जिसे बाद में नाम बदलकर फिजिक्स पे स्पेलिंग को चेंज किया गया, जिसे बाद में बदलकर नाम फिजिक किया गया। इसके बाद इसका नाम बदलकर फिजिक्स किया गया और फिजिक्स का अर्थ होता है नेचर, प्रकृति।
प्रकृति। तो आप लोग ये समझ गए होंगे फिजिक्स का अर्थ नेचर, नेचर का अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृति का अर्थ प्रकृति तो विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति के एवं उसके घटनाओं के बारे में वर्णन करता हो उसे फिजिक्स कहा गया। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हम समझाए ग्रीक शब्द फिजिक्स से हुई है और जिसके बाद इसका नाम बदलकर फुजिक किया गया, सिर्फ स्पेलिंग बदला किया गया। इसके बाद इसका नाम बदलकर फिजिक्स किया गया और फिजिक्स का अर्थ होता है नेचर। तो आगे देखिए एरिस्टोल को ओल्ड फिजिक्स का फादर कहा जाता है। ये ईसा मसीह के 326 बीसी पूर्व, बीसी का अर्थ क्या होता है, जैसे ईस्वी में बढ़ता है। ईसा मसीह के जन्म के समय ईस्वी प्रारंभ हुआ। 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, इसी प्रकार करते करते आज हम 2023 ईस्वी में जी रहे हैं। ईस्वी में कहने का अर्थ लगातार बढ़ता है और ईस्वी पूर्व में क्या होता है, घटता है। तो 326 है, इस बार 326 है, तो अगला वर्ष जो होता था वह 325 होता था, उसके अगला वर्ष 324, इसके अगला वर्ष 323। इस प्रकार ये करते करते 0 से फिर 1 आया, तब ईस्वी का प्रारंभ हुआ। लेकिन इस बीसी का अर्थ होता है ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व में घटता था 26 से 25, 24, 23। इसी प्रकार ये घटते घटते 0 आया, 0 से फिर ये 1, 2, 3 चला, तब हम आज 2023 में जी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना वर्ष पूर्व, इधर 1 ईस्वी से लेकर के अभी जो है कितना, अभी से कितना वर्ष पहले, तो 326 ईस्वी जोड़ दीजिए इसमें, तो 9, 4, 3 इतना वर्ष पहले 2349 से 2349 वर्ष पहले एरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक ने अपने मूल सिद्धांतों को लिखना प्रारंभ किया, जिससे फिजिक्स का विकास हुआ। 326 ईस्वी पूर्व अर्थात ईसा मसीह के 326 वर्ष पहले एरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक ने अपने मूल सिद्धांतों को लिखकर फिजिक्स को लिखना प्रारंभ किया। इसीलिए एरिस्टोटल को ओल्ड फिजिक्स ऑफ फादर कहा जाता है। इसीलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ ओल्ड फिजिक्स, पास्ट भौतिकी का पिता कहा जाता है। पास्ट भौतिकी का पिता कौन कहलाता है, एरिस्टोटल। फादर ऑफ ओल्ड फिजिक्स किसको हम कहेंगे, एरिस्टोटल को। क्यों कहेंगे एरिस्टोटल को, तो ईसा मसीह के 326 वर्ष पहले एरिस्टोटल ने अपने मूल सिद्धांतों को लिखना प्रारंभ किया, जिससे फिजिक्स का विकास हुआ। इस 326 बीसी पूर्व 326 से लेकर 1600 ईस्वी तक फिजिक्स को किसी ने नहीं लिखा। तब 1600 ईस्वी में न्यूटन महोदय का जन्म हुआ और यह 1642 ईस्वी से ये अपने सिद्धांतों को देना प्रारंभ हुआ, जहां से फिजिक्स का एक नया दौर प्रारंभ हुआ, जहां से फिजिक्स का एक नई शुरुआत हुई। और 1642 ईस्वी से लेकर ये 1700 ईस्वी तक फिजिक्स में अपना योगदान देते रहा, जिसके कारण फिजिक्स का विकास हुआ। इसीलिए न्यूटन को क्लासिकल फिजिक्स फादर कहा जाता है। पार्श्विक फिजिक्स का फादर कहा जाता है। और 1642 से ये 1700 ईस्वी तक अपने सिद्धांतों को लिखना, अपने फिजिक्स में अपने सिद्धांतों को लिखते रहे। उसके बाद फिजिक्स का कोई विकास नहीं, वही ठप रहा। उसके बाद 19वीं
उन्नीस सौ ईस्वी में एनस्टेन ने मॉडर्न फिजिक्स का विकास किया। इसीलिए एनस्टेन को मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है। आप लोग सभी के बारे में फिजिक्स में अंदर गहराई से अध्ययन कीजिएगा कि न्यूटन कौन कौन सिद्धांत को दिए थे, मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। तो ये अंदर आप लोग सीखिएगा, ये आप लोग 12 में सीखिएगा, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स आप लोग 11 में सीखिएगा। तो इसीलिए आप लोग ये सीख चुके होंगे। ओल्ड फिजिक्स का फादर ऑफ ओल्ड फिजिक्स किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को। गोल्डन पीरियड क्लासिकल फिजिक्स फादर ऑफ किसको कहा जाता है? न्यूटन को। मॉडर्न फिजिक्स का फादर किसको कहा जाता है? आइंस्टाइन को। तो जैसे बताए, एरिस्टोटल को पास्ट भौतिकी का फादर कहा जाता है क्योंकि ये ईसा मसीह के 326 बीसी पूर्व अपने मूल सिद्धांतों को लिखकर फिजिक्स को लिखना प्रारंभ किया। 1600 ईस्वी में न्यूटन का जन्म हुआ और ये 1642 ईस्वी से अपने सिद्धांत को जन्म दिया। यहाँ से यहाँ तक फिजिक्स का कोई विकास नहीं हुआ। 1642 ईस्वी के बाद फिजिक्स का एक नया मोड़ मिला, और नया मोड़ देने वाले व्यक्ति कौन थे? न्यूटन। इसीलिए न्यूटन को पार्श्विक फिजिक्स का फादर कहा जाता है। बाद में 1900 ईस्वी में मॉडर्न फिजिक्स का जन्म आइंस्टाइन किए। इसीलिए आइंस्टाइन को आधुनिक फिजिक्स का पिता कहा जाता है। वही लिखे भौतिकी का खोज सर्वप्रथम एरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक ने भौतिकी के मूल सिद्धांतों को लिखना शुरू किया। यह जो किया ईसा मसीह के जन्म के लगभग 326 ईस्वी पूर्व। इसीलिए एरिस्टोटल को मुख्य और पास्ट भौतिकी का फादर कहा जाता है। बाद में न्यूटन को पार्श्विक भौतिकी का फादर कहा गया, जबकि आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी का पिता कहा गया। समझ लिए होंगे, नोट कर लीजिए, सब याद रखिए। तो अभी आप लोग सीखे फिजिक्स का जन्मदाता, फिजिक्स का पितामह। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पार्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में कितने भाग हैं इसके बारे में सीखेंगे आप। पार्ट ऑफ फिजिक्स में कितने भाग होते हैं? विभिन्न अवस्थाओं और स्थितियों के आधार पर। विभिन्न अवस्था जो होता है कोई वस्तु में या उसके स्थिति के आधार पर फिजिक्स का अनेक भाग होता है। पहला मैकेनिकल फिजिक्स, यांत्रिकी भौतिकी। ये इसकी जानकारी आप लोग 11 में पढ़ेंगे। कैलोरीमेट्री, उष्मागतिकी, इसकी भी जानकारी है, P11 के चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्मोमेट्री, तापमीति, ये भी 11 में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक गतिकी, ये भी आप 11 में पढ़ेंगे। एकॉस्टिक ध्वनिकी, ये भी 11 का चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी जानकारी आप लोग 12 में पढ़ेंगे। 12 में इसकी जानकारी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी 12 का चैप्टर है। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, ये भी 12 का चैप्टर है। 12 में सभी चैप्टर के बारे में 3 चैप्टर यहाँ पर 12 और ये सभी चैप्टर की जानकारी 11 में दी जाएगी। भूगर्भ शास्त्र, ये भी 11 का चैप्टर है। एटॉमिक फिजिक्स, ये भी 11 का चैप्टर है। न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी 11 का चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 12 का चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स, ये 12 का चैप्टर है। ऑप्टिक्स, प्रकाश की, ये भी 12 का चैप्टर है। ऑप्टिक्स के बारे में आप लोग 10 में पढ़े होंगे। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब जानकारी ऑप्टिक्स में दी जाएगी। तो विभिन्न अवस्थाओं और स्थितियों के आधार पर फिजिक्स को अनेक भागों में बांटा गया है।
कल सभी भाग का परिभाषा हम बताएंगे, जैसे यांत्रिकी भौतिकी का परिभाषा क्या होता है, तापनिकी का परिभाषा क्या होता है, और परिभाषा के आधार पर ही आप लोग समझ जाएंगे कि कौन से फिजिक्स में किन किन शब्दों की जानकारी हमको मिलेगा। ये परिभाषा के आधार पर आप लोग जान जाएंगे। कल से थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा, आज थोड़ा परिचय था और परिचय को भी चीज का अच्छा लगता नहीं है। तो अब इस चैप्टर के बाद आप लोग फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। ये भाषा वाला चैप्टर है, भाषा वाला चैप्टर वही कर सकता है जिसके पास कला है, जो कला विज्ञान कहलाता है, कला लिखने का जिसके पास तरीका है वही पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, चैनल पर बने रहिए।